तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा सॉइल साइंस। और फोर्थ सेमेस्टर जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन या फिर एमएससी में भी अगर जनरल आप जानना चाहते हैं तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में सुना होगा, उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। चैनल को हमारा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ आप सजेशन देना चाहें तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सॉइल डिग्रेडेशन कंसेप्ट, है ना। सॉइल डिग्रेडेशन कंसेप्ट, टाइप, फैक्टर्स एंड प्रोसेस, सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल क्वालिटी, हेल्थ डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट, सॉइल क्वालिटी इंडिकेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी सॉइल्स। तो ये जो चैप्टर है इसको हम शुरुआत करते हैं। क्या होता है पहले तो लैंड या फिर सॉइल डिग्रेडेशन। लैंड या फिर सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, क्या आप इसे क्या समझते हैं? तो लैंड या सॉइल डिग्रेडेशन रिफर्स टू डिक्लाइन इन सॉइल्स इनहेरेंट कैपेसिटी टू परफॉर्म इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन। अगर हिंदी में हम इसे देखें तो भूमि या फिर मृदा क्षरण पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक कार्यों को करने के लिए मिट्टी की अंतर्हीन क्षमता में गिरावट को संदर्भित करता है। यहाँ पे मतलब सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है कि जो आपकी सॉइल होती है, मृदा होती है, तो मृदा की जो उपज क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। तो उसे कम होने को हम यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल डिग्रेडेशन कहेंगे। फिर हमारा आता है डिग्रेडेड सॉइल। डिग्रेडेड सॉइल क्या होता है? तो डिग्रेडेड सॉइल जो होता है हमारा सॉइल्स हैविंग अनफेवरेबल फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन दैट इज़ अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अनलेस रिक्लेम। तो क्या बोल रहा है? अवक्रमित मिट्टी, प्रतिकूल भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थिति वाली मिट्टी जब तक पुनर्निर्मित नहीं होती है तब तक यह कृषि उत्पादन के लिए अनुपयुक्त है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो सॉइल होती है, तो सॉइल केमिकली नहीं, सॉइल में नॉर्मली जो आपका भौतिक स्ट्रक्चर है, जैसे वो जो नॉर्मल सॉइल है उसमें नमक का बढ़ना या फिर कोई वाटर लॉगिंग की कंडीशन, तो ये भौतिक रूप से उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। और या फिर बायोलॉजिकल आपकी जो जैविक रूप से आ जाती हैं कि कुछ कीड़े ज़्यादा हो रहे हैं आपके, जो हार्म कर रहे हैं आपके प्लांट्स को, या फिर जो राइजोबियम्स हैं या जो हेल्पफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कम हो रहे हैं। तो उस टाइप की जो सॉइल्स होती हैं उन्हें डिग्रेडेड सॉइल हम कहेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो टाइप ऑफ डिग्रेडेड सॉइल क्या होता है कि जो टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड सॉइल जो होती है ना, हमारे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो 6 क्लासेस में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा है? पहला होता है आपका वाटर इरोजन। तो वाटर इरोजन क्या होता है? कवर्स ऑल फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर इंक्लूडिंग सीट एंड रील इरोजन एंड रेवाइंस ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटेंसिफिकेशन ऑफ लैंड स्लाइडिंग कॉज्ड बाय वेजिटेटिव क्लियरेंस। हिंदी में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो जल अपरदन पानी द्वारा मिट्टी के क्षरण के सभी रूपों को कवर करता है, जिसमें सीट और रील कटाव और रेवाइन शामिल हैं। वानस्पतिक निकासी के कारण भूमि खिसकने की मानव प्रेरित तीव्रता। मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि किस टाइप से होता है? पहला डिग्रेडेशन होता है। तो डिग्रेडेशन होने के चांस ये हैं कि जो आपकी मृदा है अगर वो पानी के कारण माफ़ कीजिएगा, पानी के कारण अगर पूरे का पूरा एक कवर आपकी मिट्टी का बह जाता है पानी के साथ में, वो चाहे सीड के फॉर्म में हो चाहे रील के फॉर्म में हो, है ना।
तो वो क्या हो जाता है कि वहाँ की फर्टिलिटी रेट गिरती है। या फिर लैंडस्लाइडिंग आपने सुना होगा कि पहाड़ खिसकते हैं, खिसकना, तो इसके पीछे यही एक रीज़न होता है ना। नेक्स्ट आपका आएगा विंड इरोजन। तो विंड इरोजन क्या है, जो रिफर्स टू लॉस ऑफ सॉइल बाय विंड अकरिंग प्राइमरली इन ड्राई रीजन। पवन अपर्दन या वायु अपर्दन बोल सकते हो आप, हवा द्वारा मिट्टी के नुकसान को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में होता है। तो ये क्या बताना चाहा है कि भाई जो विंड इरोजन होता है आपका, आप सभी जानते हैं कि हवा से जितनी जो भी मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, खेतों से उड़ के अगर मान लो घरों में आती है या फिर रोडों पे चली जाती है, तो वो किसी काम की नहीं रहती। और ये जनरली कहाँ होता है, जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, जैसे कि एरिड एरिया आपका राजस्थान है, इस एरिया में, है ना। तो ये भी एक नुकसान का एक हिस्सा होता है ना। तीसरा आपका जो है पॉइंट, वो है सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन। तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन से आप क्या समझते हैं, रिफर्स टू व्हाट इज़ मोर प्रीसियसली डिस्क्राइब एज डिग्रेडेशन इन सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसमें गिरावट, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में गिरावट के रूप में अधिक सटीक रूप में से वर्णित करना। मतलब क्या बताना चाह रहा है कि आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है, अब मिट्टी अगर आपकी हटती है या फिर इरोजन से हट रही है, हवा से या फिर आपका जो वाटर से, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम क्रॉप्स भी ले रहे हैं तो क्रॉप्स को लगातार एक ही खेत में 2-2, 3-3 क्रॉप्स हम कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पोषक तत्व जो होते हैं उसकी उर्वरकता क्षमता होती है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हम उससे ले तो रहे हैं पर हम उतना सफिशिएंट अमाउंट में उसमें और मैटर ऐड नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपके पोषक तत्व हैं उनकी कमी होने लगती है ना। धीरे धीरे किसकी कमी होने लगती है, आपके न्यूट्रिएंट्स की। तो वो फर्टिलिटी गिरती जाती है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो रिफर्स द लोअरिंग इन लैंड प्रोडक्टिविटी थ्रू द राइज इन ग्राउंड वाटर क्लोज टू द सॉइल सरफेस। वाटर लॉगिंग क्या है ना। वाटर लॉगिंग से आप क्या समझते हैं, तो देखो, वाटर लॉगिंग या हिंदी में जल जमाव मिट्टी की सतह के करीब भूजल में वृद्धि के माध्यम से भूमि उत्पादकता में कमी को संदर्भित करता है। कि अगर आपकी जो लूलैंड एरिया है, अगर आपकी ज़मीन ऐसी जगह पे है जहाँ पर थोड़ी बरसात में या फिर नाले या किसी सोर्स से पानी भर जाता है या और ज़्यादा दिनों तक पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो सॉइल्स हैं उसमें सॉल्ट्स के साथ वाटर लीच आउट करके नीचे चले जाते हैं। तो उसकी क्या होती है, फर्टिलिटी रेट जो है आपकी मृदा की, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है ना। अगला इसका जैसा पॉइंट रहेगा डिग्रेडेशन का रीज़न है, तो ये 4 रीजन हो चुके हैं। जैसे 5वां रीजन क्या है आपका, सेलेनाइजेशन इज यूज्ड इन द ब्रॉड सेंस टू रिफर टू ऑल टाइप ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन ब्रॉक्ड अबाउट बाय द इंक्रीजिंग ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे हम लवणीकरण। तो मिट्टी में नमक की वृद्धि आने वाली सभी प्रकार की मिट्टी के क्षरण को संदर्भित करने के लिए व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि जैसे आपकी मिट्टी सॉल्ट्स हैं, तो सेलेनाइजेशन में क्या होता है कि सॉल्ट जो होते हैं आपके नमक होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl है आपका, है ना। तो NaCl है, अब वो क्या कर रहा है, NaCl या फिर KCl, ठीक है। तो ये सॉल्ट्स आकर आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो जब सॉल्ट बढ़ेंगे, सॉल्ट बढ़ने से क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी सॉइल डिग्रेडेड होती चली जाएगी, है ना। फिर आपका आता है लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। अब क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, तो पानी का लॉस कर रहे हैं। अब लॉस करने के कारण जो पानी के साथ में नीचे पृथ्वी में, ज़मीन में जो घुले हुए सॉल्ट्स हैं, वो क्या करते हैं,
वो रीज़न बन रहे हैं आपकी सॉइल के डिग्रेडेशन का। कि हम इरिगेशन वाटर में भी समटाइम ट्यूबवेल्स, समटाइम क्या, मैं बहुत सारी जगह पे ऐसा यूज़ किया जाता है, तो हम ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सरफेस पे सॉल्ट क्या हो रहे हैं, वाटर के साथ मिलके सरफेस पे आ रहे हैं और वो आपका सरफेस को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर पढ़ देता हूँ, मैं समझा दिया आपको। इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लोनेटरी फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ब्रॉक्ड अबाउट थ्रू ट्यूब वेल्स पम्पिंग्स ऑफ ग्राउंड्स वाटर फॉर इरीगेशन एक्सीडिंग द नेचुरल रिचार्ज कैपेसिटी। कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन, जैसे फर्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड है ओवरग्राजिंग, थर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फोर्थ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वेजिटेटिव कवर एंड फिफ्थ है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं कि रीज़न बताया है कि क्यों ये वाटर टेबल रिड्यूस हो रहा है। तो जल स्तर का गिरना, यह प्राकृतिक पूर्ण भरण क्षमता से अधिक सिंचाई के लिए भूजल के ट्यूबवेल पंपिंग के माध्यम से लाए गए भूमि क्षरण का स्वर व्याख्यात्मक रूप है। क्षरण के कारण रीज़न क्या है आपके डिग्रेडेशन के, तो पहला है कि भाई पहले क्या होता था, वन बहुत सारे होते थे, वनों की कटाई कर रहे हैं। अब वनों की कटाई करने से टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि बरसात कम होगी तो वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अधिक चराई, अब ग्रेजिंग ग्रासेस होती थी, तो ग्रासेस क्या करती हैं, रूट्स के थ्रू पानी को ग्राउंड तक ले जाने में मदद करती हैं, वो भी कम हो जा रही हैं। कृषि पद्धतियाँ हैं, आजकल हमने जो कृषि पद्धतियाँ अपनाने लगे हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लेस वाटर को नीचे जाने दे रहे हैं। ठीक है, अब वानस्पतिक आवरण का अत्यधिक दोहन करना, तो हम जो भी आपका सराउंडिंग में वेजिटेशन है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। अपने अलग अलग जो हमारा फर्नीचर बनता है, फर्नीचर के लिए हम टिम्बर्स को काट रहे हैं या बहुत सारे अलग अलग लकड़ियों को काट रहे हैं। तो ये सीधा हमारी कहीं ना कहीं हमें फ़र्क कर रहा है। ठीक है, हमारे पुराने और अभी के कंडीशन में यही डिफरेंस मेन हो रहा है। फिर औद्योगिक गतिविधियाँ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हम फेस करते हैं, तो वो यही है कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं। अब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने के लिए बहुत सारी जगह घेरती हैं वो, और फिर बहुत सारा पॉल्यूशन होने के बाद वो क्या किया जाता है, वो पॉल्यूशन कहीं डंप किया जाता है। वो डंप करने से सॉइल को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको तो आपको समझ में आया होगा कि ये डिग्रेडेशन कैसे क्या हो रहा है ना। अब है प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन दैट रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड। तो क्या है प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, कैसे हो रहा है डिग्रेडेशन, है ना, और इसमें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल तीन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है ये। तो क्या हो रहा है, पहला सरफेस क्रस्टिंग एंड कॉम्पैक्शन थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स, एनिमल्स, हूव्स एंड फार्म मशीनरी। तो क्या बता रहे हैं आपका कि जो सरफेस है, सरफेस पे क्रस्ट बन रही है, पपड़ी बन रही है ना, सरफेस पे पपड़ी बन रही है, वो किसके थ्रू या फिर कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो हम मशीनरी का लगातार यूज़ करने से, एनिमल्स का चलने से, तो वो क्या ठोस होती जा रही है आपकी मिट्टी, है ना, और वो नुकसान पहुंचा रही है कहीं ना कहीं फिज़िकली। उसमें जो पोर स्पेस है वो पोर स्पेस रिड्यूस हो जा रहे हैं। अब जब आपके पार्टिकल्स के पोर स्पेस रिड्यूस हो जाएंगे तो वहाँ पे जड़ों को अपने आप को ग्रो करने का जगह नहीं मिलेगी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, है ना। सेकेंड आपका जो होगा लॉस ऑफ टॉप सॉइल स्ट्रक्चर थ्रू एक्सेसिव टिलेज एंड लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब लगातार सेम बात हमने बताई है कि जो पहले हम लोग क्या किया करते थे कि जो चीज़ होती थी उसका इस्तेमाल करने के बाद सारा का सारा खेत में मटेरियल डाल दिया करते थे। अब हम वो चीज़ें नहीं करते, हम भूसा बना के बेच देते हैं, है ना। तो हम जब भूसा बना के बेचेंगे तो उसका पैसा हम सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए जा रहे हैं, और प्रॉफिट्स के लिए जाने के चक्कर में जो फर्टिलिटी का लॉस होता जा रहा है, तो हम ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा इतना ऐड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव है, ये कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और टॉप सॉइल का एक्सेसिव टिलेज हम
फर्टिलाइज कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसके कारण नुकसान होता है। तीसरा आपका आएगा सब सॉइल कॉम्पैक्शन ड्यू टू पासेस ऑफ हैवी फार्म मशीनरी एंड और प्लाउइंग टू द कॉन्स्टेंट डेप्थ। तो क्या हो रहा है, सब सॉइल कॉम्पैक्शन भी हो रहा है। सब सॉइल क्या आती है, एक सरफेस सॉइल होती है, जो जैसे ये जो आपकी पहली परत होती है वो सरफेस सॉइल है, वहीं दूसरी परत आपकी दूसरी परत रहेगी वो क्या रहेगी, सब सॉइल रहेगी। तो सरफेस सॉइल के नीचे सब सॉइल होती है ना। अब ये सब सॉइल ये भी ठोस होती जा रही है, पहले ये लूज़ होती थी, और लूज़ होने से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो जड़ें हैं वो सब में फैल जाती हैं, लेकिन अगर ये ठोस हो जाएगी तो जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो जड़ें नहीं डेवलप होंगी, जड़ डेवलप नहीं होगी, न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएंगे, न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएंगे तो प्लांट्स प्रोडक्शन अच्छा नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका हिंदी में एक बार बता देता हूँ आपको। मृदा अवकरण की प्रक्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप मृदा के भौतिक गुणों का क्षरण होता है उनमें शामिल हैं। पहला कौन सा है, बारिश की बूंदों, जानवरों के खुरों और कृषि मशीनरी के प्रवाह के माध्यम से सतह क्रस्टिंग और संघनन। तो आपकी जो सतह की क्रस्टिंग हो रही है, मैंने जैसा बताया है, क्रस्ट हो जाता है, परत सी पड़ जाती है, पपड़ी पड़ जाती है आपकी ज़मीन के ऊपर पहली ऊपरी सतह पे, है ना। उसके बाद उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। दूसरा क्या, अत्यधिक जुताई और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों का नुकसान के माध्यम से ऊपरी मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंच रहा है ना। तीसरा आपका के माध्यम से सॉरी ये इसका रिपीट हो गया है, भारी कृषि मशीनरी के पारित होने और यह मिट्टी कार्बनिक पदार्थों का निरंतर गहराई तक जुताई के कारण उप मिट्टी में संघनन होना, ठोस होती जा रही है आपकी नीचे की मिट्टी भी। तो ये फिज़िकल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो फिज़िकल डेमोन्स्ट्रेशन को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, तो हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पहले प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो इसका हम फिर अगले चैप्टरों में मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसको समझिए कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी हम ही हैं और सुधारने वाले भी हम ही हैं, हम अपने लिए ही ये सारा कार्य कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आप पॉइंट आएगा जैसे कि प्रोसेस दैट रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड। हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो किस प्रोसेस से हो रही हैं, तो आप देखिए पहला पॉइंट है जैसे वाटर लॉगिंग इन्वॉल्विंग अ राइज इन द वाटर टेबल क्लोज टू द सोइल सरफेस ड्यू टू पुअर इरीगेशन प्रैक्टिसेस और लॉस ऑफ डीप रूटेड vegetation whose water needs would have kept the water table low। एंड सेकेंड इसी में कंटिन्यू होगा, एरिडिफिकेशन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टिपिकली ड्यू टू रिड्यूस रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन फॉलोइंग डिटोरिएशन इन द सॉइल फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जो मृदा हाइड्रोलॉजिकल गुणों के क्षरण के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रक्रियाओं में शामिल है। क्या है भाई, खराब सिंचाई, है ना। खराब सिंचाई पद्धतियों के कारण मिट्टी की सतह के करीब जल स्तर में वृद्धि या गहरी जड़ वाली वनस्पति के नुकसान से जल भराव, जिनके पानी की ज़रूरतों ने जल स्तर को कम रखा होगा। और दूसरा, तो पहला पॉइंट इसमें मतलब क्या समझाना चाहता कि जो वाटर लॉगिंग कंडीशन बन रही है हाइड्रोलॉजिकल के कारण, या तो वाटर भर रहा है, एक जगह रुक रहा है ना, और गहरे जो जड़ वाले हैं वो वाटर को ज़्यादा सोख लेते हैं तो वेपोराइज कर दे रहे हैं, या तो ड्राई करने की कंडीशन बना रहे हैं या फिर वाटर लॉगिंग करने की कंडीशन बना रहे हैं। तो ये एक मुख्य रीज़न है आपकी सॉइल को ख़राब करने का। फिर मिट्टी की नमी की उपलब्धता में कमी से जड़ें शुष्कीकरण, आमतौर पर मिट्टी की भौतिक संरचना में गिरावट के बाद बारिश के पानी की घुसपैठ में कमी के कारण। तो क्या हो रहा है कि मिट्टी की नमी में उपलब्धता जो है आपके वो एरिडिफिकेशन हो रहा है। शुष्कीकरण क्यों हो रहा है, तो आपकी मिट्टी जब ठोस हो जा रही है तो उसके बीच से जो पोर स्पेस थे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो मृदा होती है उसके कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं। अब ये इनका शेप कुछ भी होता है, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स में से दिल्ले देखे होंगे आपने, तो इन पार्टिकल में क्या होता है कि जो पानी है वो इंटर करता है इनके थ्रू, यहाँ पे होते हैं ये पोर, ठीक है, समझ रहे हो।
ये पानी नीचे जाता है। तो अगर ये आपके इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, तो ये पानी जाने की क्षमता नहीं रहेगी। अब जब पानी नहीं जाएगा, पोर स्पेस ख़त्म हो जाएंगे, तो वाटर जाएगा कहाँ? तो नमी रुक नहीं पाएगी, तो वो ज़मीन कैसी हो जाएगी? सूखी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस दैट रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड। क्या है कि डिक्लाइनिंग इन द नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, NPK, सेकेंडरी एंड ट्रेस एलिमेंट। एग्जांपल है थ्रू लीचिंग, गैसेस लॉसेस, रिमूवल इन हार्वेस्टेड प्रोडक्ट एट्सेट्रा। तो आपका क्या बताना चाह रहा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कारण कैसे सॉइल डिग्रेड हो रही है, आपकी मृदा ख़राब हो रही है। तो मृदा ख़राब होने का रीज़न क्या है? पहला तो जैसे आपको बता रहे हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक तत्व हैं, NPK हैं, वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहे हैं। क्यों रिड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि वो या तो उसका निच्छलन हो जा रहा है, या फिर वो वोलेटिलाइजेशन गैसेस के साथ उड़ जा रहे हैं। ठीक है ना? या फिर हम क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप्स काट रहे हैं उसके साथ उसको हटा दे रहे हैं। तो एक पहला रीज़न ये हो गया। ठीक, दूसरा रीज़न इसमें जो आपका दिया है कि केमिकल इम्बैलेंस एंड टॉक्सिसिटी, एग्जांपल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट टाइप्स एंड क्वांटिटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। तो क्या है? केमिकल का इम्बैलेंस हो जाना एंड टॉक्सिसिटी। तो अगर आपको कितने अमाउंट में कौन सा मटेरियल चाहिए, और आप अगर किसी भी केमिकल की मात्रा को अगर अधिक डालेंगे या कम डालेंगे, तो वो टॉक्सिसिटी, अगर अधिक डाल रहे हैं तो आपको टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, कम डालेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? और आप जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो आपकी ज़मीन कैसी है और किस टाइप का आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो मृदा है उसको अफेक्ट करता है ना? चेंज इन सॉइल pH, तो एसिडिफिकेशन और एल्कलाइजेशन हो जाती है बात। तो एसिडिफिकेशन की जहाँ पे बात आ रही है आपका चेंज इन सॉइल pH, तो फिर pH में बदलाव आ रहा है। कैसे आ रहा है कि जैसे हम फर्टिलाइज़र ही डाल रहे हैं, या फिर जहाँ सॉइल एल्कलाइन है, अगर हम लगातार काफ़ी दिनों तक एक ही तरीके का एसिडिक फर्टिलाइज़र, न्यूट्रल सॉइल है, मान लीजिए उदासीन मृदा है, उस मृदा पे हम वो बेसिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, या एसिडिक फर्टिलाइज़र हम लगातार डालते जा रहे हैं, तो वहाँ से उसका pH बढ़ सकता है ना? या फिर कम हो सकता है। तो pH को चेंज हम मतलब इस तरीके से pH चेंज हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो भाई जो जिसकी आइडेंटिटी है उसकी वही आइडेंटिटी बनी रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका आ जाता है स्टेलाइजेशन। तो बिल्डिंग अप ऑफ द साल्ट थ्रू पुअर इरीगेशन प्रैक्टिसेस इन क्रॉपलैंड्स एंड पुअर ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस इन ग्रासलैंड्स। तो साल्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? वही सीधी सी बात है कि ग्रासिंग के कारण सॉल्ट इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कहीं ग्रासलैंड्स की बात हो या फिर क्रॉपलैंड्स में, वो मृदा को क्या कर देंगे? ख़राब करेंगे। अब ग्रासेस के थ्रू इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वो प्लांट्स के लिए टॉलरेबल नहीं होते हैं। ग्रासेस क्या करते हैं? सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती हैं, लेकिन सारे प्लांट्स टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इससे हमारी जो मृदा होती है वो डिग्रेड होती है, या उसका हनन होता है। ठीक है, फिर आपका पांचवा पॉइंट है केमिकल पॉल्यूशन फ्रॉम ओवर यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल प्लास्टिक्स, मल्चर्स और पुअर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट। तो जो आपका केमिकल पॉल्यूशंस हैं, ओवर यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल प्लास्टिक, हम क्या कर रहे हैं? केमिकल पॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक मल्च का यूज़ कर रहे हैं, या फिर और माइनिंग वेस्ट जो निकलता है हमारा माइन से, हम वो डाल रहे हैं। तो वो क्या करता है? वो उसके साथ में हैवी मटेरियल्स होते हैं। अब प्लास्टिक है, वो वाटर को रोकती है, सड़ती गलती नहीं है। तो ये क्या कर रही है? हमारी मृदा को बिगाड़ रही है ना, हमारी मृदा की कंडीशन को बिगाड़ रही है, सॉइल्स की कंडीशन बिगाड़ रही है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, विशेष करके इन चीज़ों से हम जितना हो सके बचें, या फिर अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसका सही तरीके से उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें और इसको मैनेज करें। तो वो हम आगे बता देंगे। तो ये कुछ हिंदी का है, इसके साथ में आप लोग
फिर हमारा जो अगला प्रोसेस आता है वो है प्रोसेस दैट रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड। तो कौन सी प्रोसेस हैं जो किस में मदद कर रही है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड कर रही हैं। तो रिडक्शन इन द नंबर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, राइजोबियम, माइक्रोराइजा, अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बैक्टीरिया, राइजोबियम, माइक्रोराइजा है, ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी या तो फिज़िकल कांस्टेंट की वजह से या फिर केमिकल कांस्टेंट की वजह से या वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से। तो इनमें क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो गया है। और जब ये चीज़ें रिड्यूस होंगी तो ये क्या करेंगी, आपकी जो सॉइल की हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है, रिड्यूस करती जाएंगी। सेकेंड आपका जो पॉइंट है क्या है, इंक्रीज इन द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ हार्मफुल सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एस निमेटोड, पैरासाइट्स एंड वीड। अब वही मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि बायोलॉजिकली क्या हो रहा है कि जो मात्रा है आपके जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप जिसको बोल सकते हो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और जो बेनिफिशियल हैं उनकी जनसंख्या घट रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें जहाँ तक हो सके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको, बेनिफिशियल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम बढ़ावा दें, और जबकि निमेटोड, पेस्टिसाइड इस टाइप के जो वीड्स हैं या ये हैं पैरासाइटिक्स हैं, इनको हम रिड्यूस करें, ठीक है। तो अब आते हैं हम सॉइल क्वालिटी पे। भाई सॉइल क्वालिटी क्या है ना। तो जो सॉइल क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज द फिटनेस ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल टू फंक्शंस विद इन इट्स कैपेसिटी एंड विद इन नेचुरल और मैनेज्ड इकोसिस्टम बाउंड्री टू सस्टेन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी, मेंटेन और इन्हेंस वाटर एंड एयर क्वालिटी एंड सपोर्ट ह्यूमन हेल्थ एंड हैबिटेशन। तो आप इसका हिंदी भी पढ़ लीजिए। क्या मृदा गुणवत्ता को एक सॉइल क्वालिटी क्या होती है, मृदा गुणवत्ता, ठीक है। मृदा गुणवत्ता को एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी की फिटनेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसकी क्षमता के भीतर और प्राकृतिक या प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र सीमाओं के भीतर पौधे और पशु उत्पादकता को बनाए रखने के लिए पानी और हवा की गुणवत्ता को बनाए रखना या बढ़ाना और मानव स्वास्थ्य और निवास का समर्थन करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी मतलब क्या है, मृदा की जो गुणवत्ता है, वो मृदा की गुणवत्ता कैसी है। अब सॉइल क्वालिटी कैसी होगी, मृदा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि वो उसमें प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, है ना, प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्रॉपर जो उसका उदासीन पीएच हो ज़्यादा, और सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो, एसिडिफिकेशन कम हो, अच्छी मृदा होनी चाहिए, ठीक है। वो मृदा क्या करे कि पशु या पशुपालन के लिए या फिर हमारी खेती के लिए उपयोगी हो, उसे हम सॉइल क्वालिटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट सॉइल हेल्थ। अब सॉइल क्वालिटी समझ में आया, सॉइल क्वालिटी क्या है। तो सॉइल क्वालिटी फिटनेस है मिट्टी के, वो फिटनेस है मिट्टी के, आप बोल सकते हो मिट्टी की गुणवत्ता है। और जब बात आती है आपकी सॉइल की हेल्थ की, तो क्या है सॉइल हेल्थ डिफाइन एज द continued capacity of soil to functions as wide living system with ecosystem and land use boundaries to sustain biological productivity, maintain or enhance the quality of air and water and promote plant, animal and human health। तो क्या बताया भाई, मृदा स्वास्थ्य को, जो मृदा का स्वास्थ्य है, अब जैसे हम स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य होता है, पशु पक्षियों का होता है, सभी का, लिविंग थिंग्स का, तो उसी टाइप की हमारी जो मृदा है वो स्वस्थ होनी चाहिए। अब मृदा स्वास्थ्य से क्या है, मृदा स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण जीवित प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए मिट्टी की निरंतर क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे निरंतर क्षमता है जो लगातार अपने आप को बूस्ट करती रहे, अपने आप को वैसा ही बनाए रखे। जबकि गुणवत्ता में क्या किया गया था, उसकी फिटनेस बताई जा रही थी, विशिष्ट प्रकार की फिटनेस, है ना। तो ध्यान रखना उसमें फिटनेस और यहाँ पर निरंतर क्षमता की बात करी गई है, इनमें परिभाषित किया जाता है।
पारिस्थितिक तंत्र और भूमि उपयोग सीमाओं के भीतर जैविक उत्पादों को बनाए रखने के लिए हवा और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना या बढ़ाना, और पौधे, पशु और मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो इन सब के लिए सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं सॉइल क्वालिटी और सॉइल हेल्थ में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो जो सॉइल क्वालिटी है, अगर हम सॉइल क्वालिटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक फिटनेस की बात करेंगे। मृदा कैसी होनी चाहिए, फिटनेस, उसकी फिटनेस मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस आप समझ सकते हो भौतिक रूप से। जबकि हम मृदा की हेल्थ की बात करेंगे तो उसकी इंटरनल चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और इसी का जो आगे का मैटर रहेगा मैं अगले लेक्चर में डालूँगा, है ना। तो उससे जाने से पहले मैं सभी से फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, है ना। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।